गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल का मतलब क्या होता है? कितने मंडल। ठीक है, कितने मंडल पाए जाते हैं, मंडल के बारे में पूछ रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं कि परिमंडल क्या है, कितने पृथ्वी में परिमंडल पाए जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पृथ्वी में मुख्यतः 4 तरह के परिमंडल होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर मुख्यतः 4 परिमंडल पाए जाते हैं। पहला भूमंडल। ठीक है, इसको हम स्थल मंडल भी कह सकते हैं। ठीक, देखो स्थल मंडल क्या होता है? पृथ्वी का वह भाग जो ठोस होता है। ठीक है, पृथ्वी का वह भाग जो ठोस चट्टानों का बना होता है या ठोस भाग होता है, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का वह भाग जो ठोस होता है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक, ठीक है। अब दूसरा जलमंडल। ठीक, पृथ्वी का वह भाग जहां पर महासागरीय जल या जहां पर जल का एक क्षेत्र पाया जाता है, जल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, उसे हम जलमंडल कहते हैं। जैसे महासागरों में जलाशय की एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। ठीक है, तो वो पूरा मिलाकर जलमंडल बनता है। ठीक है, स्थल मंडल हो गया हमारा, भूमंडल हो गया। जैसे भूमंडल को ही हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का ठोस भाग। ठीक है, स्थल मंडल कहलाता है। जबकि जलमंडल क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जहां पर जल की अधिकता होती है, जल मतलब अधिक क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं, उसको हम जलमंडल कहते हैं। जैसे महासागरीय बेसिन वगैरह का जल, यह जलमंडल है। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल क्या है? गैसों का आवरण। ठीक है, गैसों का आवरण। ठीक, पृथ्वी पर विभिन्न गैसों का जो आवरण है, देखो पृथ्वी पर विभिन्न गैसों का आवरण, आवरण का मतलब घेराव। मान लो ये पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होता है? विभिन्न गैस पाई जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। ये सारी गैसें मिल करके एक घेरा बना लेती हैं। जैसे कोई इंसान खड़ा है, इंसान के चारों तरफ धुआं धुआं हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने पृथ्वी पर चारों तरफ से जो है इन्हीं सब गैसों का एक घेराव है, एक गोला है। मान लो ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी के अंदर जो है इन्हीं सब गैसों का नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन और भी कई सारी गैसें हैं बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो इन्हीं सब गैसों का आवरण जो होता है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है जीवमंडल। ठीक, जीवमंडल, देखो जिस स्थान पर भूमंडल, स्थल मंडल मतलब भूमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल, ठीक है, ये मान लो भूमंडल हो गया। ठीक है, ये मान लो जलमंडल हो गया, ये मान लो वायुमंडल हो गया। ठीक, तो जिस स्थान पर ये तीनों एक जगह मिलते हैं, ठीक, जिस स्थान पे ये तीनों एक जगह मिलते हैं, ठीक है, वो जीवमंडल कहलाता है। ठीक, देखो क्या है
कि जीवमंडल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो है जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि के लिए एक उचित परिस्थिति बनती है, जहां पर वो निवास कर सके, जहां पर वह सुचारू रूप से अपने जीवन का निर्वहन कर सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है भूमि भी पाई जाएगी, यहाँ पर जल भी पाया जाएगा, यहाँ पर वायु भी पाई जाएगी। जब इन सारी चीजों को मिलती हैं, एक किसी भी जीव जंतु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? भूमि, जल, वायु। बिना इन तीनों के कोई भी जीवन संभव ही नहीं होगा। इसलिए हमारे पृथ्वी पर ही केवल जीवन है, अन्य ग्रहों पे जीवन नहीं है, क्योंकि वहां पर भूमंडल नहीं है, वहां पर जलमंडल नहीं है, वहां पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो जब तीनों चीजें एक ही स्थान पर मिलती हैं, ठीक, जब तीनों चीजें एक ही स्थान पर मिलती हैं, मान लो, फिर से समझ लो, मान लो ये वो भूमंडल है, ये मान लो जलमंडल है, ये मान लो स्थल मंडल है। तो यहाँ पर तीनों चीजें मिल रही है ना, तो यही अपना क्षेत्र क्या हो जाएगा? जीवमंडल, जहां पर जीवों का निवास होता है। ठीक है, तो हमने देखा जीवमंडल। ठीक है, तो हमने देखा मोटी मोटा कि जो हमारी प्रमुख पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल हैं वह स्थल मंडल है, वह जलमंडल है, वह वायुमंडल है, और चौथा जीवमंडल है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, चौथा। अब आओ हम लोग इसको एक एक करके अच्छे से देखें। ठीक है, ये तो एक हमारा ओवरव्यू हो गया कि पृथ्वी के कुल कितने परिमंडल हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पृथ्वी के कितने परिमंडल होते हैं, पृथ्वी पर कितने परिमंडल पाए जाते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे पृथ्वी पर सर 4 प्रकार के परिमंडल पाए जाते हैं। पहला भूमंडल, इसको स्थल मंडल भी हम कह सकते हैं, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा जीवमंडल। अब अगर आपसे पूछे कि कोई भूमंडल क्या होता है, तो भूमंडल वही है जो पृथ्वी का ठोस भाग है। ठीक है, जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है, जैसे कि पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं, ये ठोस ही है ना, चट्टानों का बना हुआ है, ठोस है। तो पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है वह स्थल मंडल कहलाता है, जबकि पृथ्वी के जिस भाग में जलाशयों का भंडार पाया जाता है, जल पाया जाता है, जैसे महासागरीय जल, ठीक है, समुद्री जल, उस क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं, जो क्षेत्र जल से घिरा हुआ है। जबकि वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को चारों तरफ से गैसों के आवरण के द्वारा घेरा गया है। ठीक है, इन सब गैसों में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, और कई सारी गैसें हैं जो बहुत कम मात्रा में है। इन सभी गैसों के घटकों को मिला करके जो है ये एक आवरण बना लेती है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में चारों तरफ फैली हुई है। इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस स्थान पे भूमंडल, स्थल मंडल एवं जल मंडल का मिलान होता है, ठीक है, जिस स्थान पे ये तीनों मिलती हैं, वहां पर जीवन जीने के लिए एक बेहतर परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जीवन के लिए, किसी भी जीव जंतु के लिए, ठीक है, जीने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? उसको जो भूभाग चाहिए, स्थल मंडल चाहिए, जल की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है। देखो, भूभाग पे क्या होता है? भूभाग पे क्या होता है? हमको पोषक तत्वों की प्राप्त होती है। जल से क्या प्राप्त होता है? जल मनुष्य के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है, O2, ये तो सभी को पता है। ठीक है, और वायुमंडल से हमको वायु प्राप्त होती है। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर जीवन जीने के लिए बेहतर परिस्थिति प्राप्त होती है। और जिन स्थान पे ये तीनों चीजें मिलती हैं, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, उसी को हम जीवमंडल कहते हैं। ठीक है, अब आप हम लोग आगे एक एक करके अच्छे से देखते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम देखते हैं स्थल मंडल। दिख तो रहा है ना आप लोगों को? और हाँ, किसी को अगर कहीं भी कोई समस्या आया करे तो वो अपना कमेंट्स जो है वीडियो में कर सकते हैं, और कमेंट्स के बाद हम सारे कमेंटों को अगले दिन
क्लासरूम में ही सबको बता दिया करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एक बच्चे का डाउट है तो हो सकता है वो और कई सारे बच्चों का डाउट हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर क्लास लेने में आप लोग को कोई भी समस्या आ रही हो तो फिर आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। कमेंट में हम आप कमेंट को अगले दिन हम आप लोग को बता देंगे कि हाँ इस क्वेश्चन का ये सॉल्व है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि मेरे सारे टॉपिक पिछली मेरे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जब तक आप पिछली क्लासों को बहुत अच्छे से नहीं देखोगे तब तक आपको अगली क्लासेस समझ तो आएंगी लेकिन उतने बेटर तरीके से नहीं समझ पाएंगी। इसलिए आप लोग जो लोग ये क्लास देख रहे हैं वो पहले जाकर पिछली क्लास देख कर आए, क्योंकि पिछली क्लास आप देख कर आओगे वहां पर अभी जैसे मैं पढ़ाऊंगा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो ये पिछली क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिर्फ मैं बताता चलूंगा, थोड़ा समझाता चलूंगा। जो बच्चा मेरी पिछली क्लास लिया है वो अच्छे से समझ जाएगा, जिन्होंने नहीं लिया है उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आप लोग जो नए जुड़े हैं हमसे वो हमारी पिछली कक्षाओं को भी देख के आए, उसके बाद अगर ये देखेंगे तो उसको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। स्थल मंडल, देखो स्थल मंडल क्या है, हमने पहले बताया पृथ्वी का ठोस भाग, ठीक है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर जो है हम रहते हैं वो स्थल मंडल कहलाता है, ठीक है। ये जो स्थल मंडल है ये इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक महासागरीय बेसन, दूसरा महाद्वीप, ठीक है। पृथ्वी का वह भाग जिस पर पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो स्थल मंडल कहलाता है, ठीक है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक महासागरीय बेसिन, एक महाद्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ये मैप आप लोगों को यही समझाने के लिए बनाया हूँ, ठीक है। अभी क्लास में मैप बनाता तो टाइम लगता, इसलिए मैंने ये मैप पहले ही बना रखा था, ठीक। तो देखो पृथ्वी के जो स्थल मंडल को हम स्थल मंडल को दो भागों में बांटते हैं, ठीक। स्थल मंडल को दो भागों में बांटते हैं, पहला भाग महाद्वीप या महासागर, दूसरा भाग महाद्वीप, ठीक है। अब देखो महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप वो होते हैं, ठीक है, जो ठोस चट्टानों के बने होते हैं, ठीक। और महासागर वो होते हैं जहां पर जो है जल की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो देखो स्थल तो हमारी पूरी पृथ्वी पर है, ठीक है। हमारी पूरी पृथ्वी स्थल से बनी है, ठोस, ठीक। लेकिन क्या है कि किसी स्थल पर जल है, ठीक है, किसी स्थल पर जल है तो किसी स्थल पर ठोस है, ठीक है, भूखंड है तो किसी स्थल पर भूखंड है, ठीक। ये देखो ये जितने हैं ये सब महासागर हैं, ये सारे महासागर हैं,
ठीक है, तो देखो ठीक, तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, स्थल मंडल। स्थल मंडल को हमने क्या किया, स्थल मंडल पृथ्वी का वो भाग जो ठोस है उसको स्थल कहते हैं। ठीक है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक महासागरीय बेसिन, एक महाद्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, तो पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन सा, पहला देखो ठीक, तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, पृथ्वी पे कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, देखो इसको हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं, उत्तरीय अमेरिका। ठीक है, इसको हम दक्षिणीय अमेरिका कहते हैं, इसको हम अफ्रीका कहते हैं, यह यूरोप है। ठीक है, यह एशिया है। ठीक, और यूरेशिया, यूरोप और एशिया के भाग को यूरेशिया कहते हैं, लेकिन ये महाद्वीप में नहीं आता, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो है दक्षिणी महासागर। ठीक है, यहाँ पर अंटार्कटिक है। तो पृथ्वी पर महाद्वीपों की टोटल संख्या कितनी है, ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड। पृथ्वी पर महाद्वीपों की टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 7 है। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यूरेशिया को चलो अभी मिटा दो, हम पढ़ाएंगे बताएंगे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक महाद्वीप है। ठीक है, तो आओ हम इन सभी के बारे में एक एक करके देखते हैं। ठीक, देखो पृथ्वी के पूरे स्थल खंड को हम दो भागों में बांट लिए, एक महासागरीय बेसिन, ये सब महासागर हैं। देखो ये जो है प्रशांत महासागर है। ठीक, ये जो है ये प्रशांत महासागर है। ये जो है अंटार्कटिका महासागर है, अटलांटिक। ठीक है, ये जो है अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये जो है हिंद महासागर है। ठीक, और ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक, ये हिंद महासागर, ये आर्कटिक महासागर ऊपर की ओर है। ठीक है, ये आर्कटिक महासागर है। तो देखो हम स्थल मंडल को अपने दो भागों में बांट लिए, एक महाद्वीप, एक महासागरीय बेसिन। ये जो क्षेत्र है जहां पर जल की अधिकता पाई जाती है वो महासागरीय बेसिन है, लेकिन जहां पर स्थल की अधिकता पाई जाती है वह जो है क्या नाम से महाद्वीप है। पृथ्वी पर टोटल कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। ठीक है,
तो आओ हम एक एक महाद्वीप के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एशिया के बारे में देखते हैं। ठीक, आओ सबसे पहले हम एशिया के बारे में देखते हैं। एशिया के बारे में महाद्वीपों में सबसे पहले हम एशिया के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, देखो एशिया क्या है। एशिया जो है सारे महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, पहले नंबर पे आता है, इसका स्थान पहला है। तो मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। यह विश्व का 1/3 अपने पास ऑक्युपाइड करता है। जैसे जितने भी अस्त महाद्वीप हैं, अगर पूरे महाद्वीप को मिलाकर 100% स्थल है तो 100% में से 33% केवल एशिया महाद्वीप के पास है। ठीक है, तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक, यह जो है पश्चिम में ठीक यूरेशिया पर्वत से अलग होता है। यूरोप को ये यूरेशिया से अलग करता है। मतलब ठीक, यह जो है एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। ठीक है, ये यूराल पर्वत है पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में ये यूराल पर्वत है। एशिया को ठीक, ये पश्चिम में जो है यूरोप है। एशिया ये पूरा भाग जो है, ये सब पूरा भाग जो देख रहे हो आप, ये सब पूरा भाग एशिया का ही है। ये सब पूरा भाग एशिया का ही है। ठीक है, ये सब पूरा भाग एशिया का ही है। तो एशिया और यूरोप से को यूराल पर्वत अलग करता है। ठीक है, तो हमने एशिया के बारे में क्या जाना? एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है। ठीक है, तो एशिया के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सारे महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ये सारे महाद्वीपों का पूरे स्थलखंड का 1/3 है। ठीक है, उसके बाद एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है, या पश्चिम में। ठीक है, एशिया को पश्चिम में यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। ठीक, और एशिया के जो है दक्षिण में हमको हिंद महासागर पाया जाता है, उत्तर में यूरेशिया। देखो यूरोप जो भाग, जैसे ये जो भाग है वो एशिया में, कुछ भाग यूरोप के एशिया में आते हैं, कुछ एशिया के भाग यूरोप में जाते हैं। तो इन दोनों भागों को मिलाकर यूरेशिया बनता है। ठीक है, यूरोप प्लस एशिया के जो क्षेत्र आपस में मिलते हैं उन दोनों को मिलाकर हम यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, ओके। अब दूसरा, आप यार कहाँ गया डस्टर? देखो, अब दूसरा आओ हम देखते हैं अफ्रीका। ठीक है, आओ दूसरा हम अफ्रीका के बारे में देखते हैं। देखो अफ्रीका क्या है? एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका एशिया के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा, ठीक है, तीनों होकर गुजरती हैं। आप देख रहे हैं ना, एशिया महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप एशिया के बाद सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, और दूसरा यहाँ यह केवल एकमात्र ऐसा महाद्वीप है
जहां पर कर्क रेखा, मकर विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजर रही हैं। बाकी और कोई भी महाद्वीप ऐसा नहीं है जहां पर ये तीनों रेखाएं गुजरती हो। ठीक है, जहां पर कर्क रेखा भी गुजरती हो, मकर रेखा भी गुजरती हो, विषुवत रेखा भी गुजरती हो, एकमात्र ऐसा महाद्वीप अफ्रीका ही है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। देखो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या है, देखो अफ्रीका महाद्वीप क्या है। अफ्रीका महाद्वीप जो है मुख्यतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसका एक बड़ा भाग जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध मैंने क्या पढ़ाया था, मान लो ये जैसे पृथ्वी है, ये प्रमुख देशांतर रेखा है, इसके पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, इसके पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। हमने इसको पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसीलिए मैं वहां पर काफी टाइम लेकर के इसको अच्छे से बताया था, क्योंकि ये चीजें आगे अब यहाँ पर ये काम देंगे। अगर ये आपको पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश अगर नहीं निकालना आएगा तो ये आप सही से समझ नहीं पाओगे। इसीलिए आप लोग जो भी मेरी पिछली क्लासेस को ना देखा हो वो जाकर पिछली क्लासेस को देख कर आए, जिससे ये भी उसको और अच्छे से समझ में आए आप लोग। ठीक है, तो देखो अफ्रीका जो है, हमारा प्रधान समय रेखा क्या है, लंदन यहीं पर है। ठीक है, तो हमारा प्रधान समय रेखा यहीं से गुजरता है। ठीक है, हमारा प्रधान समय रेखा इधर से ही गुजरता है। तो क्या है, अफ्रीका जो है इसके पूर्व में है, तो इसलिए अफ्रीका जो है इसका एक बड़ा भाग पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और यह इसका एक बड़ा भाग पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी अक्षांशों पर स्थित है। उत्तर में देखो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा का एक बहुत बड़ा भाग उत्तर में है। देखो विषुवत रेखा के जो उत्तर में स्थित क्षेत्र होता है उसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, जबकि इसके जो पश्चिम के भाग होता है उसको दक्षिणी बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार एशिया क्या है, एशिया पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व गोलार्ध। ठीक है, उत्तर पूर्व गोलार्ध, क्योंकि ये देखो विषुवत रेखा के ऊपर है मतलब उत्तर में है, विषुवत रेखा के ऊपर है मतलब उत्तर में है, और ये प्रधान देशांतर रेखा से पश्चिम में, पूर्व में है, इसलिए पूर्व में, इसलिए इसको उत्तर पूर्व गोलार्ध कहते हैं। इसी प्रकार अफ्रीका क्या है, अफ्रीका का एक बड़ा भाग उत्तर में है। ठीक है, तो इसको उत्तर, ये, और इसका एक बड़ा भाग पूर्व में है, पूर्व गोलार्ध। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आओ हम आगे चलते हैं। ठीक, और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में देखो, मान लो ये कोई एक मैप हो गया, इसका ये भाग पूर्व है, ये भाग पश्चिम है, ये भाग उत्तर है, ये भाग दक्षिण है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हमको हिंद महासागर देखने को मिलता है, और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में हमको जो है अंटार्कटिक महाद्वीप देखने को मिलता है, और इसके दक्षिण में हमको अंटार्कटिक महाद्वीप देखने को मिलता है। मतलब ये तीन तरफ से महाद्वीपों से, महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक, अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका। देखो उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके एक साइड जो है अटलांटिक महासागर पाया जाता है, और दूसरे साइड जो है प्रशांत महासागर पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका की पूर्वी साइड क्या है, अटलांटिक महासागर है, और पश्चिमी साइड प्रशांत महासागर है। और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से पनामा जल संधि में अलग करती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से क्या अलग करता है, पनामा जल संधि अलग करती है। ठीक, और यह जो है एक उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। देखो ये प्रधान देशांतर रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा से उत्तरी अमेरिका पश्चिम की ओर है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए ये उत्तरी, तो क्या है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध। ठीक है, इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम गोलार्ध है। ठीक, देखो एक चीज हम और नोटिस कर रहे होंगे
कि जैसे ये हमारा विषुवत रेखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये 23.5 नॉर्थ, ये 23.5 साउथ, ठीक है। तो एक चीज हम नोटिस कर रहे होंगे कि 0 डिग्री से लेकर के हमारे स्थल खंड के अधिकतर भाग जो है उत्तर की ओर है, ठीक है। देखो स्थलों की जो है स्थल अधिक मात्रा में उत्तरी अक्षांशों पर स्थित है, लेकिन दक्षिणी, जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे वहां पर महासागरों की अधिकता होने लगती है, वहां पर स्थल खंड कम पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज आप देखना, देखो ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश के जैसे जैसे हम ऊपर देखते हैं ऊपर स्थलों का एक बहुत बड़ा वो पाया जाता है, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री के नीचे हम देखेंगे महासागर अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो हमने उत्तरी गोलार्ध के बारे में पढ़ा, अब आओ दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो दक्षिणी अमेरिका क्या है, दक्षिणी अमेरिका के भी पूरब में हमको अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है, ये पूरा अटलांटिक महासागर ही है, देखो यहाँ से लेकर ये ऐसे एस की भांति पूरा अटलांटिक महासागर ही है, ठीक है। और इसके पश्चिम में हमको प्रशांत महासागर देखने को मिलता है, ठीक। ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और उसके बाद हम आते हैं अंटार्कटिक पे। अंटार्कटिक देखो, अंटार्कटिक क्या है, ये हमारा स्थलखंड का ही एक भाग है और दक्षिणी ध्रुव जो है इसके मध्य में स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल जो है मध्य में स्थित है। इस कारण क्या है, यहाँ पर बर्फों की बहुत बड़ी बड़ी परतें जमी होती हैं और जीवन के लिए यहाँ पर आसान परिस्थितियां नहीं होती। फिर भी कुछ देशों ने अपने यहाँ पर रिसर्च सेंटर स्थापित कर रखा है, जैसे भारत ने भी मैत्री है, ठीक है, आदि रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थापित कर रखा है। यहाँ पर अधिक ठंड पाई जाती है, इस ठंड के कारण जो है यहाँ पर जीवन की एक उचित परिस्थिति जो है नहीं बन पाती, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब हमने देखा अंटार्कटिक के बारे में देखा, अब हम यूरोप के बारे में देखते हैं। यूरोप क्या है, यूरोप एक स्थल खंड है, ठीक है, एक स्थल खंड की भांति है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर पाया जाता है, पूर्व में एशिया महाद्वीप पाया जाता है। देखो इसके एक साइड तो महासागर पाया जा रहा है, लेकिन इसके एक साइड जो है महाद्वीप है, ठीक है। ये पूरा रसिया का भाग है। इसके उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर पाया जा रहा है, दक्षिण में ये जो है भूमध्य महासागर के द्वारा अफ्रीका से अलग हो रहा है, ठीक है। यूरोप के बारे में हम देखें, अब आ जाओ, और यूरोप कहाँ पर है, यूरोप की अगर स्थिति देखनी हो, यूरोप भी जो है देखो 0 डिग्री सेल्सियस के उत्तर में स्थित है और इसका एक बड़ा भाग पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो क्या है, ये भी उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। अच्छा, अब आओ हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जो पूरी तरीके से दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। देखो बाकी तो सारे जो महाद्वीप हैं या तो वो 0 डिग्री पे हैं या तो 0 डिग्री के ऊपर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कि 0 डिग्री के दक्षिण में स्थित है। और यह अगर गोलार्धों की बात की जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि मेन गोलार्ध यही है, गोलार्ध रेखा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री दशांतर रेखा है, इसके पूर्व के जितने भाग होते हैं वो पूर्वी गोलार्ध होते हैं, इसके पश्चिम के जितने भाग होते हैं वो पश्चिमी गोलार्ध होते हैं। और ये यहाँ के कुछ जो भाग होते हैं इसके ऊपर उत्तर होता है, इसके नीचे दक्षिण होता है। तो इसको जो है हम बोलते हैं, ठीक, ये जो है पूरी तरीके से दक्षिण में और पूर्वी में, मतलब दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्व गोलार्ध इसको बोलेंगे, ठीक है। तो हमने महाद्वीपों के बारे में देखा, ठीक है। ओके, अब आओ हम अपने अगले टॉपिक यहीं पर जलमंडल पे पर चलते हैं। जलमंडल, देखो हमने देखा स्थल मंडल में, स्थल मंडलों वो भूभाग जो
ठोस है उसको हम स्थल मंडल, इसको महासागरीय महाद्वीपीय दो भागों में बांटते हैं। महासागरीय में हम देखें कि जिन क्षेत्रों में जल का एक बड़ा भूभाग पाया जाता है उसको महासागरीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और जो है स्थलखंड स्थलों का बना है उसको स्थलखंड कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 के बारे में हमने पढ़ा। देखो किसी महाद्वीप के बारे में उसकी स्थिति को जानना होता है और उसको आसपास चारों तरफ उसके क्या पाए जाते हैं वो देखना होता है। जैसे ये कहाँ स्थित है, जैसे ये पूर्वी गोलार्ध में उत्तर में स्थित है, ठीक है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर पाया जाता है, उत्तर में यूरोप पाया जाता है, यूरोप और एशिया का भाग यूरेशिया पाया जाता है, पश्चिम में यूरोप पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अफ्रीका में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसका एक अधिकांश भाग उत्तर की ओर स्थित है। और उसके बाद इसके पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर और दक्षिण में आर्कटिक महासागर पाया जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सबके बारे में हमको ये जानकारी हमने बताई आप लोगों को। अब आओ हम लोग जलमंडल पे चलते हैं, ठीक है। तो जलमंडल क्या है? देखो पृथ्वी पर जो है संपूर्ण जल जो है 71% जल है, जबकि स्थल जो है केवल 29% है, ठीक है। अगर जैसे मान लो ये पूरी 100% पृथ्वी है तो 100% पृथ्वी पर जो है 71% केवल जल पाया जाता है और स्थल जो है केवल 29% पाया जाता है, ठीक है। तो इस 71% ये जो जल है इसका अधिकांश भाग, ठीक है, 70% जो ये जल है 71% ये जल है, इसका अधिकांश भाग जो है महासागरों में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। नदियों में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है, हिम नदियों में पाया जाता है, भूमिगत जल पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल में जल पाया जाता है, ठीक। तो मतलब जल के जितने भी रूप होते हैं, चाहे वो महासागर में हो, चाहे वो हिमानियों में हो, चाहे वो नदियों में हो, चाहे हम भूमि से खोद कर उसको निकालें, चाहे वह वाष्पीकृत द्वारा वायुमंडल में वाष्प बनकर वो जल चला गया हो, तो जल के जितने भी रूप होते हैं वो सभी रूप जो हैं हमको 71% में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसमें से भी 97%, ठीक है, इसमें भी 90 से 97% जल जो है केवल हमको महासागरों, नदियों और झीलों में देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि ये अलवड़ है, ये जल जो है अलवड़ है। अलवड़ का मतलब क्या है? ये बहुत खारे, अलवड़ जल का अर्थ क्या होता है? अलवड़ जल ऐसा जल होता है जिसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ये जल बहुत खारा होता है, यह उपयोग लायक नहीं होता, इसको मनुष्य पी नहीं सकता, ठीक है। तो ये अलवड़ जल होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 97% जल तो हम यूज ही नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पृथ्वी पर इतना ढेर सारा जल होते हुए भी जो है हम पानी की कमी से जूझते हैं, क्योंकि संपूर्ण अगर 100% जल है, ठीक है, देखो टोटल तो 100% में से 71% जल ही है, 29% स्थल है, इसमें भी 71% में जो है 97% जो है वह अलवड़ जल है, जो हम यूज ही नहीं कर सकते, जो खारा है, जो हम पी ही नहीं सकते। इसी कारण पृथ्वी पर इतना ढेर सारा जल होने के बावजूद भी हम जो है पानी की कमी से जूझते हैं, हमको पानी नहीं मिल पाता है, ठीक है। बाकी का बचा 3% जल, बाकी का जो 3% जल बचा इसमें भी 2 से 2.5 या 8% तक जल ऐसा है जो हिम नदियों में पाया जाता है, भूमिगत जल पाया जाता है, वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। इसको भी यह संग्रहित है, ये बर्फों के रूप में जमा हुआ है, जैसे बड़े बड़े बर्फ की हिम नदियां हैं, भूमिगत जल है, इसमें भी इतना % जल यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारे पीने के लिए केवल 0.5 या 0.10% जल ही है जो हमारे पीने के लिए इस समय उपलब्ध है,
ठीक है, इतनी बात आई समझ में? ठीक, देखो अब जलमंडल का जो विस्तार है, दिख तो रहा है ना? चलो, जलमंडल का जो विस्तार है पृथ्वी पर कुल मिलाकर देखो 5 महासागर पाए जाते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया अभी 97% जल इन्हीं महासागरों में, ठीक है, हिम नदियों वगैरह में पाई जाती हैं। तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर क्या है? यह सबसे बड़ा महासागर है, सारे महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। देखो प्रशांत महासागर हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में देखते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है और यहाँ पर एशिया के पूर्व में स्थित है। देखो यहाँ पर क्या है, हमारी पृथ्वी गोल है, मान लो हमारी पृथ्वी ऐसी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड पे हम इसको, इस मानचित्र को गोल दिखाना संभव नहीं है। ये मानचित्र 3D नहीं है। अगर 3D होता तो ये मानचित्र गोल होता, लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसी है। तो अगर ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये एशिया है, यह ऑस्ट्रेलिया है, तो देखो प्रशांत महासागर अगर इस साइड है तो प्रशांत महासागर इस साइड भी है। क्योंकि अगर इस मैप को मान लो ऐसे हम फोल्ड कर दे, मान लो कोई पेपर लो, पेपर है, पेपर को ऐसे, पेपर का दोनों किनारा अगर आप मिलाते हो, मान लो ये पेपर है कोई, ठीक है, पेपर का ये दोनों किनारा आप मिलाओगे तो ये गोल बन जाएगा। तो अगर ये हमारा मैप है, अगर इसको ऐसे हम बैंड कर लें तो ये क्या होगा, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्षेत्र एक ही है। तो प्रशांत महासागर जो है हमारा, जो 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, इसकी आकृति वृत्त की तरह है, गोला है। ठीक है, प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो वृत्त की तरह है। ठीक, और प्रशांत महासागर में ही विश्व का सबसे गहरा गर्त पाया जाता है, जिसको मोरियाना ट्रेंच बोलते हैं। मोरियाना ट्रेंच 11,000 मीटर के ऊपर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। ठीक, अब दूसरा हमारा अटलांटिक महासागर। देखो ये हमारा अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति एस की भांति है। नहीं देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक पूरी फैली है, ऐसे 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 पूरी फैली है। तो इसकी आकृति एस की भांति है। और प्रशांत महासागर की आकृति कैसे थी? वृत्त की भांति, गोलाकार भांति थी। लेकिन अटलांटिक महासागर की भांति वो आकृति कैसी है? एस भांति। ठीक है, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में हमको उत्तरी अमेरिका देखने को मिलता है, दक्षिणी अमेरिका देखने को मिलता है, पूरब में हमको एशिया और अफ्रीका देखने को मिलता है। ठीक है, एशिया और अफ्रीका होता है। ठीक, और अटलांटिक महासागर क्या है? अटलांटिक महासागर का ये जो तट है, जहां पर ये स्थल से मिल रहे हैं, ये तट रेखा बहुत ही छिद्रित है। छिद्रित का मतलब ये मान लो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो इसकी जो तट रेखा है बहुत टूटी फूटी है। ठीक है, तो इसकी तट रेखा टूटी फूटी होने की वजह से यहाँ पर जो है कई सारे प्राकृतिक बंदरगाह अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, बंदरगाह वो स्थान होता है जहाँ पर जलाशय वगैरह, मतलब पानी की जहाजें वगैरह रुकती हैं, जहाँ पर सामान ढुलाई का कार्य होता है। ठीक है, तो अधिक ये टूटी फूटी होने की वजह से यहाँ पर जलाशयों का निर्माण हो जाता है। इसलिए यह जो है सबसे व्यस्ततम जलमार्ग यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर व्यापार करने के लिए बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध हो जाती हैं इसके टूटे फूटे
स्थल के कारण, इसलिए यहाँ पर व्यापार करने की सबसे अच्छी परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तीसरा आ जाओ हम लोग हिंद महासागर के बारे में देखते हैं। हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर के बारे में देखते हैं। तो हिंद महासागर क्या है? हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, यह तीन तरफों से घिरा हुआ है, तीन तरफों से स्थल से घिरा हुआ है। देखो इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है। ठीक है, एक तरफ अफ्रीका से, एक तरफ एशिया से, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया से, मतलब ये तीन तरफों से जो है घिरा हुआ है। ठीक, अब आ जाओ हम आर्कटिक महासागर के बारे में चलते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। ठीक है, यह बहुत ही ठंडा महासागर है, क्योंकि ऊपर हम पढ़े हैं आगे, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती रहती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है। ठीक है, चलो तो हम वायुमंडल के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो वायुमंडल क्या है। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि वायुमंडल जो है गैसों का, चारों तरफ से जो पृथ्वी को गैसों का आवरण घेरे हुए है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी को घेरे हुए गैसों के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। इन सब गैसों में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन सभी मनुष्य के लिए आवश्यक होता है, हम जानते हैं। ऑक्सीजन के ही द्वारा हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस काम आता है? नाइट्रोजन के द्वारा जीव जंतुओं के विकास में लाभदायक होता है। जितने भी जीव जंतु हैं उनके विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक संरचना के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्राणदायक वायु भी बोली जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा हम सांस लेने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तीसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम ही मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती है, 1% भी नहीं पाई जाती, 1% भी नहीं पाई जाती। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर 1% भी नहीं पाई जाती। फिर भी यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। कैसे? देखो यह जो है, मान लो ये पृथ्वी है, यह सूर्य है। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, तो यह प्रकाश जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? इस प्रकाश को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इस प्रकाश को अवशोषित करके बाद में धीरे धीरे उत्सर्जित करती है, मतलब बाद में धीरे धीरे छोड़ती है। इससे पृथ्वी गर्म बनी रहती है। ठीक है, इस कारण CO2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस हो जाती है पृथ्वी को उसके तापमान को बनाए रखने के लिए। लेकिन जब हम जैसे मानो, ठीक है, अधिक गाड़ियों का यूज करने लगते हैं, कारखानों का यूज करने लगते हैं, ठीक है, अधिक बेहतर जीवन जीने की लालच में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक से अधिक उत्सर्जन शुरू कर देते हैं। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे वायुमंडल में बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, यह वायुमंडल में बहुत अधिक होने के कारण, जब ये बहुत अधिक हो जाती है तो बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश अवशोषित करती है। तो
अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश अवशोषित करेगी, तो अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश उत्सर्जित भी करेगी, छोड़ेगी भी। ठीक है, इस कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण जो है इस समय हमको पारिस्थितिक संकट की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल के बारे में हम पढ़ा कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल गैसों का आवरण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, उसमें गैसों का आवरण है। इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है? इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन हम पढ़े कि ये सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, नाइट्रोजन जीव जंतुओं के विकास के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी को तापमान को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना। ठीक, अब हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना। देखो, ये जो हम गैसें पढ़े हैं अब पिछले, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, etc अन्य गैसें, ये सभी जो है पृथ्वी के वायुमंडल पर लगभग, ये सही मान लो ये पूरी पृथ्वी है, ये मान लो पृथ्वी का स्थल है। ठीक है, और ये ऊपर की ओर वायुमंडल है, पूरा ऊपर की ओर मान लो यहाँ से आसमान शुरू हो जाता है, ये आसमान है पूरा ऊपर। ठीक है, मान लो यहाँ से ब्रह्मांड शुरू हो जाता है, यहाँ के ऊपर पृथ्वी की सीमा खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वायुमंडल की देखो, वायुमंडल पृथ्वी पर 1600 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। कितनी ऊंचाई तक? 1600 किमी तक। 1600 किमी के ऊंचाई तक जो है वायुमंडल पाए जाते हैं। तो इसको हम मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। ये 5 भागों में हम तापमान, दबाव आदि कारकों की वजह से बांटते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना कैसी है? वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर तक पाई जाती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, इसकी ऊंचाई टोटल 1600 किलोमीटर तक पाई जाती है, और इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, और ये जो है 5 भाग में तापमान, दाब आदि के कारण बांटते हैं। कहीं पर क्योंकि तापमान में अंतर होता है, कहीं पर दबाव में अंतर होता है, आदि अंतर के कारण इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल का सबसे जो निचली परत है इसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, तो देखो, वायुमंडल का जो सबसे निचली परत है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, और इसके जो ऊपरी परत है इसको हम मध्यम मंडल कहते हैं, और इसके जो ऊपरी भाग है इसको हम संताप मंडल कहते हैं। संताप मंडल कहते हैं। ठीक है, और इसके जो और ऊपरी भाग है इसको हम आंगन मंडल कहते हैं। और इसके ऊपरी बहिर्मंडल। ठीक है, तो अगर हमको संरचना पूछी जाए, वायुमंडल की कितनी संरचनाएं हैं? वायुमंडल की टोटल 5 संरचनाएं हैं। कौन कौन सी? सबसे नीचे क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल, संताप मंडल, आयनन मंडल और बहिर्मंडल। टोटल 5 मंडल पाए जाते हैं वायुमंडल में। ठीक है, इतनी बात आई आप लोग को समझ में। और वायुमंडल तो हमने बताया है कि किस किस गैसों का बना है। अब देखो, नाइट्रोजन जो है इसमें 71% पाया जाता है, ऑक्सीजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन लगभग 1%। ठीक है, 1% से थोड़ा कम ही पाया जाता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कई सारे गैसें मिलाकर 1 से 1.5% की 1% के बीच में पाई जाती हैं।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हो, ठीक है, मान लो ठीक है, मान लो ये समुद्र का सतह है, समुद्र सतह, ठीक है, यह पहाड़ है, ठीक। तो हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल के घनत्व में कमी आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, समुद्र तल पर क्षेत्रफल अधिक होता है, ठीक है। जैसे मान लो समुद्र है, समुद्र का क्षेत्रफल अधिक है, पूरा समुद्र ही विस्तार है, तो यहाँ पर वायु जो है अपना दबाव अधिक डाल पाती है, ठीक है, यहाँ पर वायु अपना दबाव अधिक डाल पाती है। इसलिए जो है यहाँ पर वायु का घनत्व तो बहुत अधिक होता है। जबकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मान लो ये समुद्र की सतह है, समुद्र से हम पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, तो पहाड़ों की चोटियां ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, तो यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक नहीं होता, ठीक है, पहाड़ों का क्षेत्रफल कम होता है। इस कारण यहाँ पर जो है वायु जो है अपना दबाव अधिक नहीं डाल पाती, इसलिए यहाँ पर विरल हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो यहाँ पर घनत्व तो कम होता है। तो वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? समुद्रों पर होता है, पहाड़ों पर जाते जाते ये कम हो जाता है, ठीक है। ठीक, अब अगर हमने वायु दाब के बारे में देखा, तो आओ वायु के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो, वायु क्या है? गतिशील हवा, गतिशील हवा, जो हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है उसको ही हम वायु कहते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं किंतु देख नहीं सकते। वायु का है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील हवा ही वायु है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। वायु को आप लोग देख सकते हो? नहीं देख सकते, ठीक है। और यही वायु जब अधिक मात्रा में मिलती है तो दबाव डालती है पृथ्वी पर, इसी को वायुदाब बोलते हैं, ठीक है। और यह सबसे अधिक समुद्रों पर होता है वायुदाब। क्यों? क्योंकि समुद्र का क्षेत्रफल अधिक होता है, यहाँ पर वायु को दबाव डालने का अधिक क्षेत्र मिलता है। जबकि पहाड़ों पर जैसे जैसे ऊंचाई पर हम बढ़ेंगे, वायुदाब का वहां क्षेत्र कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्षेत्रफल कम मिलता है, ठीक है। तो हमने देखो वायुमंडल के बारे में पढ़ा कि वायुमंडल क्या है, ठीक है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, उसका कार्य क्या है, नाइट्रोजन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का कार्य क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य क्या है, ठीक है। उसके बाद वायु का घनत्व तो पढ़ा कि हम ऊंचाई पर जैसे जैसे बढ़ते हैं वायु का घनत्व तो कम होता जाता है। उसके बाद हम इसकी संरचना के बारे में देखें, क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल, संताप मंडल, आयनन मंडल, बहिर्मंडल, 5 प्रकार की संरचना पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद हम अब देख हेलो अब अगला हम पढ़ते हैं जीवमंडल, ठीक है, जीवमंडल। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल, ठीक है, जिस स्थान पर मिलते हैं उसको हम जीवमंडल कहते हैं, ठीक है। ये मान लो स्थल मंडल हो गया, ये मान लो जल मंडल हो गया, ये मान लो वायुमंडल हो गया। तो ये जिस स्थान पर मिल रहे हैं तीनों, ठीक है, ये तीनों जिस स्थान पर मिल रहे हैं उसको हम जीवमंडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवों के देखो, जीवों को जीने के लिए भूखंड की भी आवश्यक होता है, ठीक है, भूखंड की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि भूखंड पे क्या होता है, यह चट्टानों का बना होता है, ठीक है।
मृदा का बना होता है, तो इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसी पोषक तत्व की वजह से जीवों में शारीरिक संरचना आदि का गठन करने में मदद मिलती है। ठीक है, और दूसरा हमको जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि जल के ही द्वारा जो है मनुष्य अपने कई सारे काम करता है। उसको उसके शरीर के लिए भी मनुष्य के शरीर में 70% जल की ही आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर में 70 से 75% जल ही होता है। ठीक है, तो जल भी जो है शरीर के लिए आवश्यक है, और वायु तो आवश्यक है ही, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिना वायु के हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह सकते। तो जिस स्थान पर स्थल मंडल या भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मिलते हैं, उस स्थान को हम जीवमंडल कहते हैं। ठीक है, अब इस जीवमंडल में 2 तरह के होते हैं, एक पादप जगत, ठीक है, एक जंतु जगत। देखो, पादप जगत के अंदर क्या आता है, पेड़ पौधे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे ये सब आते हैं। जंतु जगत के अंदर क्या आते हैं, मनुष्य, जितने भी जीव हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े आदि सब जंतु जगत के अंदर आते हैं। तो ये सभी एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं। अंतरक्रिया का अर्थ क्या है कि ये सभी एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं। कुछ चीजें पादप जगत से जंतु लेता है, तो कुछ चीजें पादप जंतु से लेता है। जैसे कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब मनुष्य का क्या करते हैं, नाइट्रोजन को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ये एक दूसरे का अंतरक्रिया हुआ। ठीक है, तो जीव मंडल में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं। किंतु हाल ही में क्या हो रहा है कि हम जो है इस जीव मंडल को काफी प्रभावित कर रहा है मनुष्य। इस जीव मंडल को मनुष्य बहुत ही अधिक प्रभावित कर रहा है। प्रभावित कैसे कर रहा है, कारखाने लगाकर। देखो, कारखाने लगाने से क्या हो रहा है कि नदियों में कारखानों का गंदा पानी जा रहा है, जिससे नदियां प्रदूषित हो जा रही हैं। ठीक है, कई सारे केमिकल का उपयोग हो रहा है, जिससे भूमि प्रदूषित हो जा रही है। ठीक, उसके बाद इससे जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जैसे पॉलीथीन, ये लाखों वर्षों तक पर्यावरण में जो है इसको डिकम्पोज ही नहीं हो पाती। ठीक है, ऐसे ही मनुष्य पेड़ पौधों को काट रहा है। ठीक, अब पेड़ पौधों को काटेगा तो क्या होगा, जब पेड़ पौधे को मनुष्य काटेगा तो पेड़ पौधों, जहां पर एक पेड़ मान लो उगा हुआ है, तो इसकी जड़ें वहां की मृदाओं को बांधी रहती हैं। इसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और वहां की मृदाओं को बांधने रहती हैं। लेकिन जैसे ही ये पेड़ कट कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे ही ये पेड़ कट कर दिया जाता है, ये जड़ें भी सूखने लगती हैं या जड़ें भी सूख जाती हैं। तो ये जो मृदाएं, जो इसकी बांधने की क्षमता थी, जिस मृदा को ये बांधा था, अब ये मृदा स्वतंत्र हो जाती है। तो यहाँ पर मृदा का जो है क्षरण भी शुरू हो जाता है। और कभी कभी तो ये चीज लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन का कारण भी बनता है। ठीक है, इससे भूस्खलन भी आ जाता है। मनुष्य बड़े बड़े डैम बनाते हैं। ठीक है, इस डैम के कारण क्या क्या होता है, कभी कभी भूकंप तक आ जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की जो है स्थल की संरचना गड़बड़ हो जाती है। तो जीव मंडल को आज की डेट में हम मनुष्य जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, इतनी अधिक मात्रा में प्रभावित करने की वजह से जीव मंडल जो है इसकी संरचना जो है बिगड़ती जा रही है। ठीक,
आओ हम एक बार पूरी अच्छी तरीके से रिवाइंड कर लें एक एक चीजों को। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब आप लोग बताओ पृथ्वी पर कुल कितने परिमंडल पाए जाते हैं? पृथ्वी पर टोटल 4 परिमंडल पाए जाते हैं। पहला स्थल मंडल, या इसको हम भूमंडल भी कह सकते हैं। दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल, चौथा जीवमंडल। ठीक है, तो हमने पढ़ा स्थल मंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। इसको हमने 2 भागों में बांटा था, महासागरीय बेसिन, ठीक है, और महाद्वीप। ठीक, महासागरीय बेसिन वो होता है, देखो संपूर्ण जितने भी महासागर होते हैं ना, उसका सतह जो है हमेशा समान होता है। ठीक है, इसको सामान्यतः हम 0 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊंचाई पर जो स्थान होता है उसकी सतह से लिया जाता है। मान लो जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी से 8,849 किमी पर है। तो मतलब ये समुद्र तल अपने तल से 0 से लेकर 8,849 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो महासागरीय बेसिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि महासागरीय बेसिन वो है जो जहां पर महासागरों का अधिक विस्तार है। महाद्वीप के बारे में हमने पढ़ा, 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ा, एशिया के बारे में पढ़ा, अफ्रीका के बारे में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक और यूरोप के बारे में। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से जाना। फिर हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नाइट्रोजन की संरचना क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा कि 5 तरह की संरचना पाई जाती है। हमने इसके घनत्व के बारे में पढ़ा कि ऊंचाई पे जाने पे इसका घनत्व में कमी आती है। ठीक है, और उसके बाद हमने जलमंडल को भी पढ़ा कि जलमंडल कितने हैं, टोटल 5 महासागर पाए जाते हैं। 5 महासागरों के बारे में हमने देखा, प्रशांत महासागर के बारे में देखा, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर, चारों 5 के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम जीवमंडल के बारे में पढ़े कि वह स्थान जहाँ पर स्थल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों एक स्थान पर मिलते हैं उसको हम जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल को हमने 2 भागों में बांटा था, एक पादप जगत, एक जंतु जगत। फिर बताया था ये दोनों जगत एक दूसरे से अंतःक्रिया करती हैं। ठीक है, अंतःक्रिया करती हैं, लेकिन आज के डेट में मनुष्य क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग कर रहा है। तो बहुत अधिक मात्रा में इस पे जो है निर्माण कार्यों की वजह से, फैक्ट्रियां लगाने की वजह से, आदि पर्यावरण को आदि प्रदूषित करने के कारण जो है ये जीवमंडल की संरचना गड़बड़ होती जा रही है, जिससे मनुष्य भूकंप, भूस्खलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सुनामी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज ये हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है खत्म हो गया। अगर इसमें इस चैप्टर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इस कमेंट का हम आपको अगले दिन अगर देखेंगे वो क्वेश्चन तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद कल हम अपने चैप्टर नंबर 6 पे चलेंगे। ठीक है, कल हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ाएंगे। तो आज ये लोग जो लोग आज का चैप्टर देख रहे थे वो सबसे पहले जाकर हमारी पिछली कक्षाओं को देखें, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे चीजों को हम और इजी बनाते जाएंगे। ठीक है, वैसे चीजों को हम और इजी बनाते जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि अपने पहले की क्लासेस भले थोड़ा टाइम लगे, भले 1 घंटे लग जाए एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, लेकिन उसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि मेरे अगले जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं पिछले से ही रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए आप लोग मस्ट बी वॉच की पिछला वीडियो देख कर आइए, उसके बाद आने वाले वीडियो पर आपको बहुत ही अधिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इसीलिए मैं एक एक चीजों को आप लोग को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। कोई ये वाइट वो नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि उतारा हुआ है पूरा आपको बता दिए ये है ऐसे है वैसे है ऐसे है। आपको हम एक एक चीजें मानचित्र की सहायता से बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है,
तो हम कल अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं, और उसके पहले जाने से पहले आप लोग चैनल को भी लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे ये चैनल और भी लोगों तक रीच करे और भी लोग देख सकें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, धन्यवाद।